प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज के अंतर्गत फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डिफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा के बारे में बताते हुए भाषा के कार्य बताइए और उसके दोषों को स्पष्ट कीजिए, या दोषों के अंतर्गत अनिश्चितार्थ व अस्पष्ट कथनों के बारे में बताइए। तो हम भाषा पर बात करते हैं। भाषा का संबंध मानवीय जगत से है। जब से मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा सोचना या विचारना शुरू किया, तब से ही भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। साधारण दृष्टिकोण से मानव अपने मानसिक विचारों का जिस माध्यम से आदान प्रदान करता है, वही भाषा कहलाती है। इस भाषा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले बात करते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार, वर्णों के माध्यम से व्यक्त सार्थक वाणी ही भाषा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबूराम के अनुसार, जिन ध्वनि चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे संगठित रूप में भाषा कहा जाता है। डॉक्टर बी.एन. राय के शब्दों में, भाषा मुख से बोली जाने वाली स्पष्ट ध्वनि की एक प्रणाली है। तो नंबर 4 पे हेनरी के अनुसार, ध्वनि प्रतीकों एवं चिन्हों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। तो इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा लिखित व मौखिक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के कार्यों पर कि भाषा के क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं। प्रमुख रूप से भाषा का कार्य विचारों को व्यक्त करना तथा उनका विस्तार करना है। वस्तुतः तर्कशास्त्र में भाषा के बिना कोई विचार संभव नहीं है। जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भाषा के अनेकों प्रयोग हो सकते हैं। प्राय हम भाषा का प्रयोग तथ्यों, घटनाओं तथा वस्तुओं को वर्णित करने के लिए करते हैं, लेकिन तार्किक दृष्टि से भाषा के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। तो क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पहला, वर्णनात्मक कार्य। वर्णनात्मक भाषा के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्य या घटनाएं आदि क्या हैं या क्या नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्यता को अभिव्यक्त करना होता है। तथ्य की अनुकूलता के आधार पर वर्णनात्मक कथन की सत्यता और असत्यता को ज्ञात किया जा सकता है। अतः तथ्यों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त की गई भाषा वर्णनात्मक भाषा कहलाती है और यही भाषा का एक प्रमुख कार्य है। नंबर 2, भावात्मक कार्य। भाषा का दूसरा कार्य अपने भावों को अभिव्यक्त करना और दूसरों के भावों को जागृत करना है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों को शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है और दूसरे के भावों को समझ सकता है। तीसरा कार्य प्रेरणात्मक या अनुशासनमूलक कार्य। भाषा का प्रयोग कर्म की प्रेरणा के लिए भी किया जाता है, जैसे आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, उपदेश आदि प्रकट करने वाले वाक्यों का रूप प्रेरणात्मक भाषा कहलाता है। तो अब हम इस प्रकार हमने यहाँ पर भाषा के कार्यों पर बात करी। तो अधिकतर व्यक्ति व्यवहार में अपनी प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भाषा में लचीलापन पाया जाता है। इसलिए इस लचीलेपन के कारण साधारणतः भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण शब्दों में अनिश्चितता या अस्पष्टता आ जाती है, जिसके कारण कई बार शब्द अर्थहीन हो जाता है, जिसे भाषा का दोष कहा जाता है। परंपरागत भाषा में इस प्रकार के भाषा दोष अधिक पाए जाते हैं। इस भाषा दोष के मुख्य 2 रूप हैं। नंबर 1, अनिश्चितार्थ कथन। नंबर 2, अस्पष्ट कथन। तो अनिश्चितार्थ कथन के बारे में देखते हैं हम। भाषा में बहुत से शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं होता, जैसे गरीबी, बुद्धिमानी, मूर्खता इत्यादि। ऐसे शब्द जो अनिश्चितार्थ हैं
क्योंकि गरीबी, बुद्धिमत्ता और मूर्खता को मापने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए इनके अर्थ को स्पष्ट करना संभव नहीं है। आम व्यवहारिक भाषा में यह निश्चित और स्पष्ट रूप से सत्य कथन है, लेकिन यदि हम अपने व्यवहार में निश्चित अर्थ वाले कथन का प्रयोग करेंगे तो जीवन के कार्यों का उचित रूप से निर्वाह होना संभव नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि गर्म चाय लेकर आओ। यहाँ पर गर्म चाय का अर्थ यह नहीं है कि वह गर्म चाय कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चाय गर्म भी हो और पीने के लायक भी हो। नंबर 2, अस्पष्ट कथन। भाषा में बहुत से शब्दों का अर्थ अस्पष्ट होता है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं वह अस्पष्ट कथन कहलाता है। समाज में हमारे वाद विवाद का मुख्य कारण शब्दों की अस्पष्टता है। जैसे मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। चारवाक के अनुसार भौतिक वस्तुओं का आनंद उठाना ही मोक्ष है, जबकि बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव न रखना ही मोक्ष है। इस प्रकार यहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यह भाषा का दोष कहलाता है। तो अतः इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जब साधारण व्यक्ति अपनी प्रचलित भाषा का प्रयोग करता है तब भाषा के लचीलेपन के कारण इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा का यह लचीलापन व्यवहारिक दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, लेकिन तार्किक दृष्टि से यह ठीक नहीं है। इसलिए तर्कशास्त्र में परंपरागत भाषा का प्रयोग न करके प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रतीक एक उचित अर्थ रखते हैं जो कि कथनों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। धन्यवाद।